नमस्कार दोस्तों, आज की टॉपिक ना टीडीएस है और टीडीएस रिफंड। देखो जी, टीडीएस में आज हम देखेंगे टीडीएस क्या होता है, कैसे कटता है, कौन काटता है, कब काटता है ना। और टीडीएस की रिफंड जो है वो हमारी कैसे बिल्कुल आसानी से हो जाए। तो इन सब चीज़ों को आज ना हम देखते हैं अपने इस टॉपिक में। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से समृद्धि टैक्स कंसल्टेंट के इस टीडीएस वाली वीडियो में। दोस्तों, आज का टॉपिक ना बिल्कुल इंटरेस्टिंग है और यकीन मानो यार, याद हो जाएगा, बिल्कुल भूल नहीं पाओगे कभी कि टीडीएस के सारे ना प्रॉब्लम, आपके सारे डाउट ना क्लियर होने वाले आज भाई। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए जी, टीडीएस का फुल फॉर्म आपको ही पता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब कोई बंदा कोई अमाउंट पे करता है किसी और को, तो एक पोर्शन ना, एक पार्ट ना, जैसा कि स्पेसिफाई किया हुआ है उसके रूल में, वो वहाँ से डिडक्ट करके गवर्नमेंट के खाते में जमा करा देता है और बैलेंस जो अमाउंट होता है वो बंदे को पे कर देता है। ठीक है, तो जो अमाउंट वो अपने पास कलेक्ट करता है और डिपॉजिट करता है, वो सेम जो प्रोसेस है भाई, ये टीडीएस है। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। चलो जी, मान लो कोई मिस्टर ए है, ये ए बंदा है, ठीक है, और इसके सामने एक और आ गया जी बंदा बी। ठीक है, बंदा ए है, ये बी है। ठीक है, अब ये भाई ने क्या किया ना, इसकी यार एक चलो दुकान है भाई मॉल में, किसी मॉल में, तो 1 लाख रुपए पे ना रेंट ले लिया, मंथली रेंट। ठीक है, आपको पता है कि भाई मंथली रेंट जो पे कर रहा है 1 लाख रुपए, तो इसके ऊपर बन जाता है क्या, टीडीएस डिडक्शन। अब वो साल का क्या है नहीं है, मुझे नहीं पता, बस वो अपना कैलकुलेशन ना मंथली बेसिस करना शुरू करेगा। तो ये क्या करेगा, जब इस भाई को पे करेगा, क्या करेगा, पे करेगा। और क्या पे करेगा भाई, 1 लाख रुपए का मंथली रेंट। जब ये इनिशिएट कर रहा है पेमेंट ना, सेम उसी टाइम ये क्या करता है, 10% जो अप्लीकेबल रेट है उसके हिसाब से डिडक्ट कर लेता है क्या भाई, टीडीएस। और उसको कहाँ लेके चला जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिपॉजिट कर देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, चलिए, तो भाई ऐसा है, 1 लाख रुपए पे करने थे इसे। अब ये क्या करता बंदा ना, 90,000 कैश में नहीं देगा, आपको पता है 20,000 से ऊपर चेक लगेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, पे कर देगा ऑनलाइन या जैसे भी हो, चेक से, है ना, यूपीआई पेमेंट वगैरह वगैरह। भाई जो रेस्ट ऑफ पेमेंट बच गया, यानी कि 10,000 रुपये, वो क्या करेगा, गवर्नमेंट के खाते में जमा कर देगा। तो इस भाई की लायबिलिटी थी 1 लाख रुपए की, 90,000 इसे दे दिए, 10,000 ये दे दिया, इनका तो हो गया भाई सेटल। अब ये भाई क्या करे, चलो जी, ये भाई के पास 90,000 तो ऑलरेडी आ गए ना डायरेक्ट पेमेंट के थ्रू, और 10,000 जो है इस भाई की क्रेडिट पड़ गई, कहाँ पे, टैक्स क्रेडिट इनकम टैक्स के पास। जब ये बंदा अपनी रिटर्न भरेगा, जब ये बंदा अपनी रिटर्न भरेगा, उस टाइम इस क्रेडिट को यूटिलाइज कर लेगा अपने टैक्स जो ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटीज़ है, उसको पूरा करने में। और बाय द वे अगर होता है यार कि ना, मान लो इसकी टैक्स उतनी बनी नहीं जितना इनका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है, जो बचा हुआ अमाउंट है, जो क्रेडिट में पड़ा हुआ है, वो एडजस्ट होने के बाद बैलेंस अमाउंट इनके रिफंड आ जाएगी बैंक अकाउंट में। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, समझ में आ गया होगा भाइयों। चलिए जी, हम नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे और शुरू करते हैं कहानी। ठीक है जी, देखिए भाई, टीडीएस कौन काटेगा, तो भाई एवरी पर्सन, कोई भी बंदा, ठीक है, जो स्पेसिफाइड पेमेंट, कौन सा स्पेसिफाइड पेमेंट है भाई, इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स लॉ में बताया गया है कि आप ना स्पेसिफाई जो ट्रांजैक्शन है उसकी एक लिमिट बताई हुई है कि भाई इस लिमिट के ऊपर जाओगे तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ जाएगा। सारे बंदे करेंगे, सारे बंदे कितने होते हैं, आदमी कितने होते हैं, पर्सन कितने होते हैं, 7 पर्सन होते हैं ना इनकम टैक्स में, पता होगा। चलिए कोई नहीं, तो भाई HUF और इंडिविजुअल, ठीक है, HUF और इंडिविजुअल भाई फ्री है, टीडीएस डिडक्ट नहीं करना चाहिए उनको, मतलब वो नहीं करेंगे। ठीक है, किसने बोला भाई, इनकम टैक्स एक्ट ने बोला भाई। अगर उनका खाता ना भाई ऑडिट नहीं होता, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड नहीं होती, ठीक है, तो उनके ऊपर ना ये मैंडेटरी मतलब नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है कि ये करे, टीडीएस रिटर्न करे। ठीक है, 10 ले, ऐसा कुछ नहीं है।
भाई इनके ऊपर एक ही सिचुएशन है, अगर ये रेंट पे कर रहे हैं किसी को 50,000 महीने का या उससे ज़्यादा, ठीक है, 50,000 महीने से ज़्यादा कर रहे हैं पेमेंट, ठीक है, तो ये क्या करेंगे ना 5% के रेट से उस बंदे का टैक्स डिडक्ट कर लेंगे। और इन्हें भाई 10 लेने की भी ज़रूरत नहीं है ना, 10 लेने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट 10 ये डिडक्ट करेंगे और डिपॉजिट कर देंगे, और जो लैंडलॉर्ड होगा इनका उनको क्रेडिट मिल जाएगी, ठीक है। बाकी भाइयों के लिए क्या है कि भाई जो भी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन करते हैं, टीडीएस डिडक्ट करते हैं, उनको भाई ना कंपलसरी है भाई 10 ले लो आप, ठीक है। 10 क्या होता है यार, जैसे 10 नंबर वैसे पैन नंबर, बस दोनों में डिफरेंस एक ही है। 10 का भाई ना पहला 4 जो होता है अल्फ़ाबेट होता है, जबकि पैन का यार 5 होता है। उसके बाद जो नंबर होते हैं न्यूमेरिक डिजिट, ये भाई यहाँ पे 4 हो जाता है पैन में, और 10 में भाई 5 हो जाता है। ये कोई कार्ड वार्ड नहीं बन के आता, ये एक लेटर टाइप का यार वैसे ही साइट पे मिल जाता है। पता है इसके लिए आपको करना क्या होता है, आप भाई कुछ नहीं करना, सिंपली आप चले जाओ गूगल कर लो यार कि 10 का नाम से गूगल कर लो भाई, मिल जाएगा आपको, या हाउ टू अप्लाई फॉर 10 लिख के गूगल करो, वो टीन की NSDL की साइट पे चला जाएगा, टीन NSDL वाली साइट पे, और वहाँ भाई 65 रुपये के शायद आसपास लगते हैं यार। ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दो, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अपना सारा डिटेल वगैरह भर दो, वो भाई मेल पे आ जाएगा आपका, ठीक है। बड़ा आसान काम है। आप चाहो तो 3 NSDL की जो वो है फैसिलिटी सेंटर है आजकल, NSDL वाली जो भी है, जहाँ TDS वगैरह डिपॉजिट होता है, पैन कार्ड बनता है, वहीं 10 कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे। तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन सिंपली तो यार आप ऑनलाइन ही कर लो, 2 मिनट लगता है अगर ज़रूरी है तो, ठीक है। भाई ऐसा है ना, आपने चलो जी TDS काट लिया, अब पिछले केस में बंदे ने 10,000 TDS काट ली, भाई वो क्या करेगा, कब जमा कराएगा गवर्नमेंट के अकाउंट में, वो 10,000 रुपये कब डालेगा वो। भाई देखिए TDS जो है वो अगर आप ऑफलाइन मतलब या तो बैंक चलान के थ्रू कर रहे हो, तो आप ना भाई अगले महीने के 7वें तारीख तक लास्ट डेट है भाई, आप इसको ना जमा करा दो। और लास्ट वाला जो मंथ है यानी अगले महीने के, आज मैं जनवरी में काटा, चलो जनवरी में कभी भी काट लिया यार, 15 तारीख को, 2 तारीख को, 10 तारीख को, वो भाई अगले महीने के 7, यानी कि अगर मैं जनवरी में काटा तो फरवरी, और फरवरी में काटा तो मार्च जमा हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें यार एक ऑनलाइन पेमेंट का भी कंसेप्ट है, उसको ना 6 तारीख को ही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि चलान वाला ना ऑनलाइन उनके लेजर में क्रेडिट होने में भी 24 घंटे 48 घंटे लग जाते हैं। चलिए भाई मार्च का महीना ना, मार्च का महीना जो ख़त्म होगा, आपको पता है क्लोजिंग होती है यार, तो बहुत सारे ना झंझट हो जाते हैं 1, 2 अप्रैल 3 अप्रैल से। तो गवर्नमेंट ने बोला यार एक काम करो ना, 30 अप्रैल 30 दिन का टाइम देता हूँ भाई, मार्च के महीने में तो जब ही काटा, ठीक है, उसको ना यार एक काम करो तुम 30 अप्रैल को जमा करा दो, ठीक है। तो 1 महीने का टाइम मिल गया आपको, मंथ एंड से, मार्च का जो मंथ एंड होगा उसके बाद 1 महीने की टाइम आपको मिल गई भाई साहब, ठीक है, बढ़िया है। चलिए जी भाई, जो पैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी के काटे थे पिछले में 10,000 रुपये, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कहाँ जमा करेगा। भाई कुछ नहीं करना, गूगल कर लो यार, गूगल कर लो, गूगल देवता सब बताएंगे, ठीक है। और नहीं आपको पता है तो बस टीन NSDL की साइट पे जाओ, वहाँ पे चालान पे क्लिक करो, या इनकम टैक्स की साइट पे भी जाके चालान पे क्लिक कर सकते हो, वहाँ TDS लिखा हुआ आता है, चालान नंबर रटने की ज़रूरत नहीं है, आप जाओगे पढ़ोगे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा और आप इजीली कर पाओगे। तो आप भैया ना एक ITNS फॉर्म होता है 281, 280 हम इनकम टैक्स के लिए भर लेते हैं, 281 हम चालान भरते हैं TDS के लिए। तो आप बस ये चालान भरो, अमाउंट डालो, और जो बंदे का आपने मतलब वो डिडक्ट किया वो तो बाद की बातें हैं, फिलहाल बस आप उतना ही डालो और बस सबमिट कर दो, उसे लोड कर दो, पेमेंट कर दो। तो आपके पास क्या आ जाता है भाई, एक चालान आ जाता है। अब उस चालान से हम ना रिटर्न बनाते हैं, TDS की रिटर्न बनाते हैं। भाई TDS की रिटर्न ना पहले तो बड़ा आसान था यार, 2-3 ही होते थे, अभी तो टाइम टू टाइम एक्सटेंड हो रहा है, चलो कोई नहीं देख लेते हैं। भाई वो ऐसा है, फॉर्म 24Q पता होगा आपको, हम इसे बोलते हैं रिटर्न 24Q, 26Q, 27Q ऐसे बोल देते हैं टेक्निकली, मतलब जो भी है। तो चलिए कोई नहीं
भाई 24 क्यू, 26 क्यू, 27 क्यू क्या है ये? तो भाई 24 क्यू ना आपके एम्प्लॉयर भरते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, नौकरी करते हैं, है ना, तो आपके ना जो बॉस हैं उन्होंने अपना एचआर रख रखा होगा, यार कोई कंसल्टेंट रख रखा होगा, वो आपकी रिटर्न भरेगा टीडीएस की, ठीक है। 24 क्यों बोलते हैं उसको। भाई 27 क्यू, 27 क्यू क्या है भाई? अब सैलरी तो चली गई 24 क्यू में, तो अगर किसी फॉरेनर बंदे को हम कुछ भी पे कर रहे हैं, सैलरी इसकी भी चली गई कहाँ पे, इसकी भी सैलरी फॉरेनर की भी चली गई 24 क्यू में, तो बाकी जो पेमेंट हम कर रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं यार, इसको रेंट या कुछ भी दे रहे हैं, 27 क्यू में डाल दो यार। ब्रोकरेज दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं यार, ठीक है, रॉयल्टी दे रहे हैं, 27 क्यू डाल दो जी इसका, ठीक है। भाई 26 क्यू भी, मैं ये भूला नहीं, 26 क्यू ये भी बताऊंगा भाई, लेकिन रुक जाओ बस 1 सेकंड का टाइम दो। 26 क्यू भी भाई क्या होता है? प्रॉपर्टी सेल परचेज होती है ना। मान लो यार 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने खरीदी ना, तो मेरा काम है यार यहाँ पे ना टीडीएस डिडक्ट कर लेना, ठीक है। वैसे भाई देखो 26 क्यूसी एक रेंट के लिए भी डाल रखा है 26 क्यूसी, ठीक है। एक तो 194 में ना हमारे पास यहाँ भी 26 क्यू में आता है, वो बात की बात है बताऊँगा। ये भाई 26 क्यूसी में ना रेंट के लिए आता है, जो इंडिविजुअल एचयूएफ जो करते हैं बिना टैन वाले भाई, उनके लिए है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, 50,000 से ऊपर का जैसे होता है रेंट यार, तो वो टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। रेट दिया हुआ है 10% या जो भी है यार, है ना। लिस्ट देखोगे समझ में आ जाएगा, लिस्ट आप डाउनलोड कर लेना, गूगल करना यार, बहुत सारी साइट पे है लिस्ट, ठीक है। तो चूँकि बहुत सारी है, अब उन्हें एक एक करके समझना ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको, और मुझे भी यार कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो बड़ा इजी है, आप बस टर्मोलॉजी समझो, कंसेप्ट समझो, और आप प्रैक्टिशनर हो नो डाउट, आप स्टूडेंट हो, CS कर रहे हो, CWA कर रहे हो, या BCom ICom है ना, MCom है, MBA है, तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियर है आज का टॉपिक, करते हैं इसको, ठीक है। तो भाई 24 क्यू हो गया सैलरी वालों के लिए, 27 क्यू हो गया फॉरेनर का, अदर पेमेंट सैलरी छोड़ के सैलरी चला गया 24 क्यू में। 26 क्यू भी आ गया भाई साहब, काहे के लिए बताएगा कोई? 26 क्यू आ गया भाई प्रॉपर्टी का सेल परचेज के लिए, ठीक है। और 26 क्यूसी आ गया भैया रेंट के लिए, इंडिविजुअल एचयूएफ का। तो बाकी का भाई जो भी बच गया समझ लो वो कहाँ आ जाएगा, 26 क्यू में। ये 26 क्यू ना भाई समझ लो बिल्कुल, मतलब यार किसी का कोई नहीं ना, जिसका कोई नहीं इन पांचों में, उसका भैया 26 क्यू है। मतलब रॉयल्टी यार, टीडीएस काटोगे इंटरेस्ट पे, टीडीएस काटोगे यार कोई पेमेंट कर रहे हो, कमीशन दे रहे हो, है ना, टीडीएस यार काट लोगे किसी सर्विस के लिए, है ना, पेमेंट जो कर रहे हो, ब्रोकरेज दे रहे हो यार, परचेज के ऊपर भी लग जाता है ना। चलो जी, सर्विस रेंडर करा रहे प्रिंटिंग का, तो उसके ऊपर भी दे सकते हैं 26 क्यू में ही। मतलब ये बिल्कुल भाई आपके पास एक मतलब वो दे दिया इन्होंने, ऑप्शन दे दिया कि जो इन सब में नहीं आता वो 26 क्यू में डाल दो आप बिना पूछे। तो चलिए जी, कैटेगरी वाइज हमने बांट रखा है 24 क्यू, 26 क्यू, 27 क्यू। क्यू मतलब क्वार्टर, ठीक है भाई, क्वार्टरली जाता है, ये क्वार्टरली जाता है, याद रखना। चलिए जी, तो लास्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ पता, आपने भाई टीडीएस काटा, जमा करा दिया, चालान आ गया आपके पास ना, लेकिन यार उस चालान में दिक्कत क्या है ना, उसमें तो बताया ही नहीं यार कि वो टीडीएस मेरा काटा था, इनका काटा था, उनका काटा था, 5 जनों का काटा था या 10 जनों का, तो उनको क्रेडिट कैसे मिलेगा। अब भाई ये चीज़ें उनको बताने के लिए, ये चीज़ें ना उनके अकाउंट में क्रेडिट करवाने के लिए, वो टीडीएस मान लो यार 1 लाख जमा करा दिया, अब 1 लाख में मेरे 5,000 थे भाई, किसी के 10,000 थे, तो वो बाई फॉरगेट करके उनके अकाउंट में वो क्रेडिट कैसे होगा, कैसे शो करेगा। तो इसके लिए हम रिटर्न भरते हैं, ठीक है। ये रिटर्न भाई ना हम क्या करते हैं, हमारा क्वार्टर ख़त्म होता है, साल को बांट लो यार, क्वार्टर में बड़ा आसान है। देखो अप्रैल महीना, मई जून, अप्रैल मई जून का, जुलाई का लास्ट डेट है भाई, लास्ट डेट, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ, कौन से क्वार्टर के लिए भाई, ठीक है। तो अप्रैल मई जून का जुलाई में चला गया, जुलाई अगस्त सितंबर का अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का भाई जनवरी में कर लो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, कौन सा
भाई जनवरी फरवरी मार्च, मार्च क्लोजिंग होती है हमारी, पता है ना, कंपनी को, फर्म को या बिजनेस को बहुत सारे काम होते हैं, क्लोजिंग चल रहा होता है। तो इन्होंने बोला यार अप्रैल होता है लेकिन तुम मई लगा लो, लेकिन मई पता बढ़ा हुआ है, वैसे 15 तारीख ही होता है, 15 मई ही होता है। ठीक है, चलिए जी, बाकी जो बच गया हमारे पास 26 QB और 26 QC। भाई साहब क्या है ये रिटर्न क्या है, ये क्वार्टरली है? नहीं जी, ये क्वार्टरली नहीं है यार। प्रॉपर्टी कौन है यार क्वार्टर वाइज खरीदता है यार, है ना। तो चलो जी, आप नहीं खरीदते ना भाई साहब, कोई बात नहीं, आपने इस महीने खरीदी ना भाई। ये महीना ख़त्म हो रहा है कब, देखो ये कौन सा महीना है भैया, अगस्त। अगस्त हमारा ख़त्म हो रहा है, और ये महीना जैसे ख़त्म हो जाएगा उसके अगले 30 दिन, है ना, के भीतर भीतर ये आप कर दो। ठीक है, क्या करोगे, रिटर्न भरोगे। रिटर्न कैसे भरोगे, चालान होगा आपके पास और उस चालान से आप ये रिटर्न भर दोगे। ठीक है, चालान में टोटल फिगर होगा, आप ले लो पैन नंबर पार्टी की, उसमें नाम सब कुछ होगा उसका, और नाम ही डालना होता है और पैन नंबर डालना होता है ताकि हम एलोकेशन कर सकें। ठीक है, कि कौन से भाई का कितना टीडीएस हमने काटा हुआ था, कितना हमने डिडक्ट किया हुआ था, और उसमें फिर हम रिटर्न भर देंगे और वो पार्टिकुलरली उस भाई के खाते में शो होने लगेगा कि भाई इतना हमारा टीडीएस पिछले महीने कटा हुआ था, वो जमा हो गया, अब आ गया। ठीक है, चलिए जी, कुछ पॉइंट्स है यार, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब ये यार बड़ा लफड़ा है, तो एक बार हम बैक कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो जी, जो भी डिडक्टर टीडीएस काटेगा वो तो रिटर्न भरेगा, जमा भी कराएगा, रिटर्न भी भरेगा। ठीक है, रिटर्न भरेगा तो सामने वाली पार्टी को ना भाई एक टीडीएस सर्टिफिकेट दे देगा विद इन 15 डेज। कौन से 15 डेज भाई, जब रिटर्न फाइल किया था ना, रिटर्न फाइल किया था उसके बाद के 15 दिन में वो दे देगा। ठीक है, भीतर भीतर, नहीं तो भाई इसके ऊपर पेनल्टी भी लगता है 100 रुपये रोज़ का, याद रखना। ये 15 दिन के भीतर भीतर दे देना है, नहीं तो 100 रुपये पर डे भाई बिल्कुल देना पड़ जाएगा। पता है कितने लोग क्या करते हैं यार, फॉर्म 16 या फॉर्म 16A यार हाथों से बना के बस स्टैंप लगा के पकड़ा देते हैं। इनकम टैक्स ने बोला भाई 2016 के बाद ना ये इनवैलिड है, ये नहीं चलेगा, आप डाउनलोड करो और दो, ये ओरिजिनल है और ये वैलिड भी है और सही भी है यार। आप हाथ से बना रहे हो, क्या पता यार उसमें कुछ गलती हो जाए, है ना, वैसे ही मतलब बस ठप्पा लगाया दे दिया। चलिए जी, कोई नहीं। देखो फॉर्म 16 क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे रिटर्न भाई 26Q 24Q हो गया था ना, याद है ना, 26Q 24Q, ऐसे ही भाई फॉर्म 16 होता है सैलरी वालों बंदे के लिए। फॉर्म 16 ये होता है 26Q जो भरते हैं उनके लिए, यानी अदर पेमेंट के लिए। 16B भी होता है भाई, जो एडिशनल हम लोग करते हैं लास्ट वाले ट्रांजेक्शन्स। ठीक है जी, देखिए जी, अगर आप टीडीएस सर्टिफिकेट 15 दिन के भीतर भीतर नहीं देते 100 रुपये पर डे। ठीक है, याद रखना भाई। एक सेक्शन है और भी यार, 234C, चलो जी देख लेते हैं इसको क्या बोलता है ये भाई। विद इन ड्यू डेट आपने रिटर्न नहीं भरी किसी कारण से, यार 4 दिन डिले हो गया, कोई बात नहीं भाई, 4 दिन गुना 200 800 रुपये दे दो। और यार किसी का ना भाई 3 महीने रह गया यार, उसकी ना टीडीएस काटी थी 2000 किसी बंदे की, और रह गया कितने दिन, पूरे 3 महीने, 90 दिन 18,000 हो गए ना, 18 गुना 200 और 90, हाँ 90 गुना 200, ठीक है 18,000। भाई साहब ये अमाउंट जो है लेट फी का कहता है ये लिमिटेड है, लिमिटेड है आपके जो टीडीएस डिडक्ट किया था उस अमाउंट तक ही। मान लो यार मेरी लायबिलिटी बन रही है, टीडीएस मैंने काटा 10,000 और लेट फी बन गया मेरे ऊपर 20,000, तो भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला यार सुनो तुमने मैक्सिमम यार 10,000 और दे दो। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारी जो लायबिलिटी है टीडीएस डिपॉजिट कराने की वो 10,000 ही तो थी, तो ये लिमिटेड है अप टू द टीडीएस अमाउंट। ठीक है, अप टू द टीडीएस अमाउंट, या 200 रुपये पर डे, दोनों में से जो भी कम हो आप जमा करा दो। ठीक है, अब मान लो यार टीडीएस अमाउंट मेरा कम है तो वो जमा करा दूंगा, या 200 रुपये पर डे के हिसाब से मेरा कम बन रहा है तो वो वाला जमा करा दूंगा, है ना। बड़ा मज़ेदार, मज़ा आ गया भाई। एक सेक्शन है 201
201A, ठीक है, 201 1A, बहुत मज़ेदार है ये तो, बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है यार इसका नाम सुनते ही। भाई इंटरेस्ट लगाएगा, पता किस लिए? अगर आप टीडीएस काट लेते हो, जमा नहीं कराते विद इन ड्यू डेट, यानी 7 तारीख 6 तारीख जो भी बनता है, तो भाई 1.5% पर मंथ के हिसाब से, पर मंथ क्या होता है भाई, 30 दिन का महीना लगा लो आप, इवन एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वो भी महीना काउंट हो जाएगा भाई, ये भी याद रखना आप। और जिस महीने में डिडक्ट किया ना वो भी महीना काउंट होता है। यानी मान लो यार जनवरी में किया, फरवरी मार्च अप्रैल मई में जमा करा दिया, ठीक है भाई, जनवरी में काटा, मई में जमा करा दिया, कितने महीने हो गए काउंट करो, फरवरी मार्च अप्रैल, मई में तो करा ही दिया यार, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, 4 महीने हुए भाई। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपने काटा कब था, जनवरी में ना, जमा कब कराया, मई में, तो शुरू से गिनो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, पूरे 5 महीने का भरो आप, 7.5% हो गए भाई, ठीक है। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना? मतलब जिस महीने काटा वो भी काउंट करो, जिस महीने डिपॉजिट किया वो भी काउंट करो, वो भले एक दिन एक्स्ट्रा हो, मतलब नहीं है भाई महीना ही काउंट होगा। ये मत सोचना कि हम दिन के हिसाब से वो करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट में बहुत लोग गलती करता है, इसको बस ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए भाई, बाय द वे होता क्या है यार कि यार आपकी ना टीडीएस कट गई, ठीक है, और आपको अब रिफंड बनाना है यार, टीडीएस रिफंड लेना है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी बन ही नहीं रही है। आपने अपना कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट किया हुआ है, पता है आपको कि मेरा रिफंड हो रहा है, बनने वाला है, और मैं इसको लेना चाहता हूँ, तो क्या करे यार, दिक्कत आती है ना बहुत सारी। चलो जी, पता ही नहीं चलता किन भाई को यार क्या हुआ नहीं हुआ जी, हम बिल्कुल प्रोसेस लेके आपके सामने जी। देखो एक सेक्शन है 139 सब सेक्शन 1, ठीक है, ये क्या है भाई, ये है भाई सब कुछ ठीक ठाक है, इसका मतलब ये है सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ भी गलती नहीं। क्या है ये, ड्यू डेट बताता है भाई, रिटर्न भरने की ड्यू डेट के भीतर भीतर आपने कर दिया तो वो रिटर्न 139(1) में चला जाएगा। इसके अलावा भाई ये रेगुलर रिटर्न हो गया, इसके अलावा अगर इसके बियॉन्ड जाते हो वो रिटर्न हो जाती है बिलेटेड, ठीक है, एंड बिलेटेड रिटर्न कांट बी रिवाइज्ड। भाई एक और टॉपिक इस पे रह गया था यार, ठीक है, चलो जी कोई नहीं, बाद की बातें हैं, मैं भूल गया यार। चलो तो भाई क्या करो आप ना देखो, पहले तो रिटर्न अपना भरो, या भराते हो जहाँ से वो कर लो अपना, ठीक है। आप सैलरी वाले बंदे हो, टीडीएस कटा हुआ है, आपको पता है मेरा यार डिडक्शन इसमें एचआर ने नहीं लिया, अपना एचआरए का कैलकुलेशन करके देख लो यार, एलटीए कर लो, है ना, और सेविंग वगैरह जो भी किया हुआ है, मान लो अगर यार किसी कारण से नहीं दे पाए या बन गया, वैसे ही बिजनेसमैन है तो फिर ठीक है, आपका तो कोई ज़्यादा खास रिकॉर्ड होगा नहीं, तो आप अपना भी यार देख लो एक बार हिसाब किताब करके, अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप ना सबसे पहले भाई अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो, ठीक है, विद इन ड्यू डेट, ठीक है ना भाई। ई वेरीफाई, अब रिटर्न क्या होता है भाई, ई वेरीफाइड होता है। पहले रिटर्न हम साइन करके भेज देते थे, वो आज भी चल रहा है। 120 दिनों में, 120 दिनों के भीतर भीतर जो ऑनलाइन स्लिप मिलती है रिटर्न भरने की, उस पर साइन करेंगे और उसे सीपीसी बेंगलोर एड्रेस वाले भेज देंगे एड्रेस पे, ठीक है। ये तो हो गया मैनुअल। भाई अभी क्या है ना, बहुत फटाफट सिस्टम आ गया है, और इनकम टैक्स भी इस बात को जानता है, इसीलिए उन्होंने ई वेरिफिकेशन के बहुत सारे अब मतलब रास्ते खोल दिए इन्होंने। आप ना नेट बैंकिंग के थ्रू ई वेरीफाई कर सकते हो, सबसे फेमस है जो आधार ओटीपी के थ्रू, ठीक है। आप प्रीवैलिडेट बैंक के थ्रू भी कर सकते हो, डीमैट अकाउंट के थ्रू, यार बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। और 2 मिनट भी नहीं लगना, 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा आपका काम, यकीन मारो यार। इधर रिटर्न भरा, इधर ई वेरीफाई किया, और ई वेरीफाई होने के बाद ही आपकी रिटर्न चली जाती है कहाँ, प्रोसेसिंग में। और इसे कितने लगते हैं यार, मतलब पिछले सालों से, पिछले साल तो यार काफ़ी टाइम लग रहा था ना, पिछले साल से यार रिटर्न भरो सैलरी की और बस 5 दिन के अंदर रिफंड ले भाई। ये फटाफट सिस्टम आ गया इनकम टैक्स में। अभी इनकी साइट में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन भाई एक बार सिस्टम शुरू हो जाए ना, फिर देखना, यकीन नहीं मानोगे यार, ये 5-5, 7-7 दिन में आपका फिर से रिफंड शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए भाई, बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट कर लेना, भूलना मत। अगर बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं होगा तो कोई रिफंड नहीं आएगा। आईटीआर तो प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन भाई रिफंड नहीं आएगा।
तो क्या करें यार, प्री वैलिडेट कैसे करते हैं? अरे कुछ नहीं भाई साहब, आप इनकम टैक्स में लॉगिन करो, अपने उधर ना प्रोफाइल पे जाओ, उधर बैंक अकाउंट के देखो, उधर ही ऑप्शन ढूंढो, आप मिलेगा आपको प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट, ठीक है। और उस पर आप क्लिक कर दो प्रोफाइल वाले को, वो टैब के ऊपर। अब भाई उस पर क्लिक करोगे, वो आपका बैंक नेम, IFSC कोड, ब्रांच वगैरह वगैरह, नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ पूछेंगे आपसे और वो डाल देंगे। अगर बैंक में आपने पैन, आधार वगैरह वगैरह जो भी आपका मतलब अकाउंट ओपन कराते टाइम आपने जो दिया हुआ था उससे वो मैच कर लेते हैं, ठीक है। बैंक को बोलेंगे, बैंक अपना मैच करके बोलेगा हाँ जी ये फलाने फलाने मिस्टर ए की है, इनकी पैन नंबर इतना हमारे पास, ठीक है, और दोनों मैच होता है तो भैया हो गया प्री वैलिडेट, ठीक है। इसका कन्फर्मेशन आपको भाई मेल पे आ जाएगा 24 घंटों में, 48 घंटों में यार आ ही जाता है, ठीक है। नहीं हुआ तो भी बता देंगे, ठीक है ना। तो अगर नहीं होता तो KYC अपडेट करा लो यार बैंक जाके, है ना। चलो जी, मैंने वही लिखा हुआ नीचे, चेक योर ईमेल एंड मोबाइल। भाई अगर खुद से रिटर्न भरते हो तो बढ़िया, कंसल्टेंट से कराते हो तो और बढ़िया, लेकिन यार एक चीज़ ध्यान रखना ना, ईमेल और मोबाइल भाई अपना अपडेट करा लो, क्योंकि कुछ लोग यार बताते नहीं ना कि भाई नोटिस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और फिर यार खामखा आपको ना कभी कभी खर्चे उठाने पड़ जाते हैं। या चलो यार वो बंदा बिजी हो गया, 2 महीने कहीं चला गया और कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया, मेल आ गया, अब उसे तो कोई मतलब ही नहीं ना, वो बोलेगा बता दूंगा, भूल जाएगा, है ना। हज़ारों काम होते हैं उनके पास। तो बस ध्यान ये रखना, अपनी ईमेल आईडी, अपनी मोबाइल नंबर खुद ही अपडेट करा ले, ठीक है। और भाई ये सब करने के बाद भी मान लो 1 महीने वेट किया, रिफंड नहीं आया, तो भाई आप एक काम करो, फिर ये साइट दे रखा है, ठीक है। आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, बस गूगल बाबा को बुलाओ और लिखो TDS रिफंड, या सीधा लिखो यार रिफंड स्टेटस गूगल में, वो सीधा इस वाली साइट पे ले जाएगा, ठीक है। वहाँ अपना पैन नंबर और असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करो। असेसमेंट ईयर फिनंशियल ईयर ये बता रखा था मैं पिछले से पिछले वीडियो में, तो याद होगा आप लोगों को। और उसके बाद भाई बस सबमिट कर दो यार, पता चल जाएगा, है ना, कि क्या दिक्कत क्या आ रही है। अगर फिर भी दिक्कत है तो अपने कंसल्टेंट को फ़ोन करो। आपके पास अगर अपना यूज़र नेम यानी पैन नंबर और इनकम टैक्स का लॉगिन पासवर्ड है तो आप खुद भी लॉगिन करके आप चेक कर सकते हो, वहाँ भी आपको पता चल जाएगा। ये बड़ा सिंप्लीफाइड वे है, आप कहीं भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना, मज़ेदार। तो भाइयों अब बताओ, आपने आज मतलब टॉपिक सीखी TDS क्या होता है ना, कैसे कटता है, रिटर्न क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कब कब जाता है ना, फॉर्म 16 कैसे होता है। अच्छा सही है भाई, फॉर्म 16 भी आपको देना पड़ेगा, पता है ना। फॉर्म 16 जो होता है रिटर्न भरने के बताया था यार, 15 दिनों के बाद भाई, 15 दिनों के भीतर सॉरी वो दे देना चाहिए, है ना। पता चला ना आपको, सब कुछ लिखा हुआ है भाई, तो आप देखो और समझो इसको। और कहीं कोई दिक्कत होती है भाई, कोई क्यूरी आती है, आप कमेंट करो, पूछो भाई, मैं श्योर बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मेरा चैनल नया है तो इतने सारे लोग जुड़ नहीं पाते, तो थोड़ा टाइम लगता है यार, है ना। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर किन्हीं भाई बंधु को कोई टॉपिक पे कुछ चाहिए, टैक्सेशन, कॉस्टिंग और FM से कुछ चाहिए, है ना, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो जितनी जल्दी हो सकता है मैं लेके आऊँगा, ठीक है भाई। चलिए फिर आज के लिए राम राम, नमस्कार, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समृद्धि टैक्स कंसल्टेंट की। आप भाइयों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और भाई थोड़ा व्यू बढ़ाओ यार, ऐसा क्या है ना। दोस्तों यारों को थोड़ा रिकमेंड करो यार, है ना। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।